लड़ाई के बाद चेन्ना का पूरा बदन ढीला पड़ा था। साला अभी भी कांप रहा था उस लड़ाई के नशे से। धीरे से बोली, शेनुआन, इस बार तू कुछ अलग सा नहीं लगा? ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब खाली कर दिया हो। ये सुनकर शेनुआन कमीने की तरह मुस्कुराया और पास आकर पूछा, अलग मतलब कैसा? चेन्ना ने बस इतना ही बोला, बस अलग था यार। इस बार शेनुआन ने नाटक नहीं किया। हंसते हुए बोला, आगे आगे देख, तेरे लिए और भी सरप्राइज लाऊंगा। ये सुनते ही चेन्ना खुशी से मुस्कुरा दी। चेहरा एकदम लाल हो गया और बोली, ठीक है। फिर झट से सो गई। शेनुआन ने करवट ली, सिर अपने हाथ पर रखकर सोचने लगा, अगर नाना की फेवरेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाए तो मजा ही आ जाए। क्या पता अगली बार एक्सप्लोड ही हो जाए। ये सोचते हुए उसे सिस्टम का इनाम याद आया और खुद से बोला, अगली बार देखूं क्या है ये स्पेशल स्किल। इतना बोलकर उसने सिस्टम खोला इनाम देखने के लिए। सिस्टम ने तुरंत बताया कि ये स्किल कार्ड किसी भी सुपीरियर स्किल के लिए बदली जा सकती है। तुरंत स्किल्स की लिस्ट सामने आ गई। एलिमेंट्री कुकिंग स्किल, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल रिपेयर स्किल, एलिमेंट्री हेयर कटिंग स्किल, एलिमेंट्री डांसिंग स्किल, एलिमेंट्री कॉम्बैट स्किल, एलिमेंट्री रेस कार ड्राइविंग स्किल, एलिमेंट्री बास्केटबॉल स्किल। ये सब क्या है? शेनुआन हैरान होकर सोचा, एक भी अपने छोटे भाई से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रिकल रिपेयर तो समझ आता है, पर हेयर कटिंग, ये क्या बकवास है? इधर उधर देखकर खुद से बोला, अगर चुनना ही है तो कॉम्बैट स्किल ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि अभी कानून का राज है, मेरे पास पैसा है, लड़कियां हैं, पर अगर कभी माफिया वाफिया से पाला पड़ गया तो कॉम्बैट स्किल काम आएगी। अचानक जैसे कुछ याद आया हो, शेनुआन की आंखें थम गईं। पर मान ले, अगर एक दिन एडवाइजर का टीवी टूट गया तो? अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल रिपेयर स्किल हुई तो आसानी से उसके घर जाने का बहाना मिल जाएगा और उसके करीब आ जाऊंगा। दिमाग में उसने खुद को और लीसी को एक जापानी फिल्म के मेन कैरेक्टर्स के रूप में कल्पना की, लकी प्लम्बर और टूटे ओवन वाली मकान मालकिन। एडवाइजर, ये ठीक हो गया। अगर भविष्य में कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले मुझे ही बुलाना। अरे तुमने इतनी मेहनत की, तुम तो पूरे भीग गए हो। आओ यहाँ, मैं तुम्हें पूछ देती हूँ। ये कहते ही लेय ने हाथ बढ़ाया, मुंह में तौलिया दबाए, धीरे से उसकी पैंट के बटन खोले, आंखों में मतलब भर के बोली, पूरा बदन पोंछूंगी। ये सोचते ही शेनुआन ने तुरंत अपना मन बदल लिया। चेहरा एक्साइटमेंट से भरा था। खुद से बोला, लगता है इलेक्ट्रिकल रिपेयर स्किल ही बेस्ट है। फिर वो लेटा लेटा सोचने लगा, मुझे लगता है मैंने सिस्टम के रूल समझ लिए हैं। इस बार इनाम पिछले से ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब है कि तीसरा एनपीसी भी पहले 2 से ज्यादा अमीर होने की संभावना है। अगला कौन होगा जिसकी फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंचेगी? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ। अचानक चेन्ना का फोन बजा। वो उठकर बैठ गई और फोन उठाया। हेलो मॉम। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ ने दूसरी तरफ क्या कहा। उसने बस देखा कि उसकी आंखें चिंता से भर गईं, आवाज घबराती हुई थी। क्या इतनी सीरियस बात है? क्या पैसे हैं? क्या मुझे पैसे भेजने की जरूरत है? मैं अभी भेज देती हूँ। दूसरी तरफ थोड़ी देर सुनकर चेन्ना ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, फिर कुछ भी हो तो तुरंत बताना। फोन कट गया। शेनुआन ने पूछा, चेन्ना क्या हुआ, बता सकती हो? चेन्ना धीरे से बोली, मेरे डैड, उन्हें स्ट्रोक आया है शराब पीने से। उन्हें पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर था। ये कहते ही उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। ये सब मेरी गलती है। वे मुझे बार बार घर बुला रहे थे शादी के लिए, मैंने मना कर दिया। अगर मैं डैड से मिलने घर गई होती तो उन्हें इतना गुस्सा नहीं आता कि वे इतनी शराब पीते। ये देखकर शेनुआन ने उसे गले लगा लिया, दिलासा देते हुए, अभी जाना चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। चेन्ना ने हाथ बढ़ाया और धीरे से अपने आंसू पोंछे, रात में गाड़ी चलाना सेफ नहीं है, मैं कल सुबह जाऊंगी। शेनुआन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर चेन्ना को 4S स्टॉल पर मिन्ही की इमेज याद आ गई। उसने सोचा, भले ही शेनुआन मेरी बहुत परवाह करता है, पर मेरा रिश्ता उससे साफ नहीं है और मैं संकोच से बोलती नहीं हूँ। मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं, उन्हें घर लाना ठीक नहीं होगा। ये सोचते हुए उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं खुद ही जा सकती हूँ। शेनुआन ने उसे जबरदस्ती नहीं की, धीरे से बोला, ठीक है, अगर पैसे की जरूरत हो या हॉस्पिटल बदलना हो तो बताना, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। चेन्ना ने जवाब दिया, शुक्रिया। अगली सुबह जब शेनुआन उठा तो चेन्ना जा चुकी थी। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें कुछ जल्दबाजी में लिखे शब्द थे, नाश्ता तैयार है, मैं घर गई हूँ। इसे पढ़कर शेनुआन मुस्कुराया और खुद से बोला, इतनी जल्दी घर भागी और फिर भी मेरे लिए नाश्ता बनाया। नाना उस ट्रेनर जैसी नहीं है जो हमेशा पैसे मांगती रहती है, और वो मिन्ही जैसी भी नहीं है जो अपनी तेज इच्छाओं से मुझे कंट्रोल करना चाहती है। वो हर बात में सोच समझकर काम करती है। वो सच में सबसे अच्छी लड़कियों में से एक है। अचानक शेनुआन का फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर वो चौंक गया। वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी, इतनी सुबह क्यों कॉल कर रही हैं? क्या हुआ? जैसे ही उसने फोन उठाया, वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी ने एक सांस में बोला, शेनुआन, ऑफिस साफ हो गया है, मैंने आपको कुछ डेस्क स्टाइल भेजे हैं, आपको कौन सा पसंद है? जैसे ही आप चुनेंगे मैं तुरंत फर्नीचर स्टोर जाऊंगी। ये सुनकर शेनुआन ने धीरे से जवाब दिया, आप तय कर लीजिए, कोई भी चलेगा। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी ने कहा, ठीक है, मैं अभी फोन रख रही हूँ, ऑफिस सेट हो जाएगा तो बता दूंगी।
उसकी काम करने की तरीका देखकर शेन युआन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। ये लड़की अच्छी है, उसकी काम करने की काबिलियत की तो बात ही छोड़ो, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड ही बहुत बढ़िया है। जैसे ही उसने फोन रखा, यिंगजी के पीछे से फुनगुई ने पूछा, यिंगजी अब हम क्या कर रहे हैं? उसने चिढ़कर कहा, मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? अभी भी वही था, कोई सफाई कर रहा था ना, मैंने कहा था मत करना, पर तुम फिर भी घुस गए और सब गड़बड़ कर दी। ये सुनकर फुनगुई ने अजीब सी आवाज में कहा, हाँ मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। यिंगजी ने अपना बैग उठाया, मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। तुम क्या मदद कर सकते हो? स्टूडेंट यूनियन के मामलों में तो तुम मेंबर भी नहीं हो, और मेरा पीछा मत करना वरना मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। उसकी जाती हुई पीठ देखकर जिग्गी को अकेलापन महसूस हुआ। मैं उसे 3 साल से पीछा कर रहा हूँ, पर वो एक दिन के मिले लड़के जितनी भी अच्छी नहीं है। इस तरफ वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी को उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस शेनवान के परिवार की पृष्ठभूमि थी। उसने सोचा, एंटरप्रेन्योरशिप एरिया इतनी सस्ती जगह है, पर शेनवान 10 मिलियन के करीब खर्च कर सका उसे खरीदने में। ये साबित करता है कि उसे पैसे की परवाह ही नहीं है। तो उसके परिवार की पृष्ठभूमि कम से कम सैकड़ों मिलियन की होगी, या उससे भी ज्यादा। उसके पीछे फुनजेगी उसे पुकारते हुए पीछा कर रहा था, यिंगजी मेरा इंतजार करो। उसे नजरअंदाज करते हुए यिंगजी अपनी जरूरी सोच में डूबी रही। जरूरी बात यह है कि वो मेरी ही उम्र का है, सिर्फ 21 साल का। ये क्या कॉन्सेप्ट है? उसके दिमाग में तुरंत शेन युआन को एक डोमिनेटिंग सीईओ के रूप में कल्पना की, जो अपनी सेक्रेटरी, जो कि वो खुद थी, उसके भरे हुए टायरों को सहला रहा था। सेक्रेटरी फू। ये कल्पना करते हुए उसने खुद से कहा, भले ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड न बन पाऊं, मैं उसकी अधीनस्थ या सेक्रेटरी तो बन ही सकती हूँ। वैसे भी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड वाले के पास एक से ज्यादा बिजनेस तो होंगे ही। मुझे अपनी काम करने की क्षमता और दूसरी स्पेशल और आउटस्टैंडिंग पॉइंट दिखाने होंगे ताकि मैं शेन युआन के साथ रह सकूं। उसी समय चेन्ना के घर में, गांव में, जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। जोर से बोली, मॉम चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तुमने कहा था ना डैड को स्ट्रोक आया है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, नाना अंदर आके बात करते हैं। ये कहते हुए उसने चेन्नो को घर के अंदर खींचा और बोली, नाना मैंने जानबूझकर तुम्हें झूठ नहीं बोला। बस तुम लगभग 27 साल की हो गई हो और अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हारे दोस्त तो 2 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं। मुझे बहुत चिंता होती है। घर के अंदर एक अधेड़ उम्र की औरत और एक अनजान आदमी पहले से ही चन्ना के पिता से मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। जैसे ही उसने उसे देखा, औरत ने उत्साह से परिचय कराया, नाना वापस आ गए, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। तुम्हारे डैड के साथ जो ड्रिंक कर रहा है वो डोंगा टाओ है। वो खास जुशी शहर से आया है। वो मेरे बेटे का जिगरी दोस्त है। डोंगा टाओ नाम का आदमी भी खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अभिवादन किया। यहाँ तक बोलते हुए औरत चन्नो के पास झुकी रहस्यमयी होने का नाटक करते हुए बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ। काटाओ ने अपनी खुद की कंपनी खोली है, दर्जनों लोगों को मैनेज करता है, हर साल करोड़ों कमाता है और उसने कार और घर भी खरीद लिया है। ये कहते हुए उसने काटाओ की तरफ मुड़कर पूछा, क्विक टियायो तुम्हारे पास कौन सी कार है? ये सुनकर उसने विनम्रता से कहा, बहुत अच्छी कार नहीं है, बस एक BMW 5 सीरीज। ये सुनकर चेन्नो हल्के से मुस्कुराई, बुरा नहीं है। उसने सोचा, कार अच्छी है या नहीं, ठीक है, कम से कम सामने वाले की इज्जत तो रखनी होगी। ब्लाइंड डेट ने बिना झिझके तुरंत अपना दांव चला। उसने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। अंदर एक चमकती हुई सोने की अंगूठी थी। आंटी, अंकल के लिए सिगरेट और शराब खरीदने के अलावा मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भी खरीदा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चेन्ना की माँ ये सुनकर हैरान रह गई। मेरे लिए भी तोहफा? उसने उसे चेन की माँ को देते हुए कहा, मैंने ये खास गांव की पुरानी सोने की दुकान से आपके लिए चुना है। ये 3000 युआन से ज्यादा का नहीं है, बहुत महंगा नहीं। चेन्ना की माँ ने जवाब दिया, अरे बाप रे, 3000 से ज्यादा और तुम कहते हो महंगा नहीं? आंटी भी पास आ गई, आग में घी डालते हुए, देखो क्यूए सच में कितना विचारशील है। वो भविष्य में जरूर एक आज्ञाकारी दामाद बनेगा, है ना? चेन्ना की माँ हंसी और सहमत हो गई। हाँ, सही कहा, सही कहा। चेन्ना के पिता ने फिर काटाओ को बुलाया, वहां खड़े मत रहो, आओ और बैठ जाओ। इस तरफ चेन्नो ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उसे अंदर खींचते हुए, मॉम बेडरूम में चलो, मुझे कुछ कहना है। जैसे ही वे कमरे में घुसे, उसकी माँ ने असंतोष दिखाया, ये बच्ची, काटाओ अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है। मेहमानों से ऐसी बातें कहना बहुत असभ्य नहीं है। चेन ने असंतोष से कहा, क्या असभ्य? तुम मुझे इससे धोखा देने के लिए तुमने मेरी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा? चेन्ना की माँ ने ये सुनकर चिंतित और विचारशील आवाज में कहा, क्या तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारी चिंता नहीं करते? देखो तुम्हारी सहकर्मी, वो तुमसे 1 साल छोटी है और पहले ही 2 बच्चों की माँ है। चेन्नो ने नाराज होकर, मुझे उनसे क्यों तुलना करनी है? छोड़ो मॉम, मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहती। ये कहते ही उसने अपना फोन निकाला और शेनवान को टेक्स्ट किया, शेनवान, मैं अपनी मॉम से सच में नाराज हूँ। पता चला मेरे डैड हॉस्पिटल में नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर मुझे घर बुलाने के लिए ये नाटक किया। अब चिंता मत करो, मैं आज दोपहर वापस आ जाऊंगी।
शेन युआन ने तुरंत वापस टेक्स्ट किया, मैं हाईवे पर पहुंचने वाला हूं, अपने घर का लोकेशन भेजो। चेन इसे पढ़कर हैरान रह गई। शेन युआन मेरे घर आना चाहता है, उसने शक से सोचा। वो क्या करने की सोच रहा है, कहीं वो। ये सोचते ही चन्नो तुरंत खुश हो गई और अपनी माँ को बताने के लिए मुड़ी। मॉम, मेरा एक दोस्त आ रहा है थोड़ी देर में। उसकी माँ ने हैरान होकर पूछा, एक दोस्त, लड़का है या लड़की? वो मुस्कुराई और अस्पष्ट रूप से बोली, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाहर आंटी अभी भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही थी। भाई साहब, ये कटाऊ और नाना बहुत जचते हैं, उनके चेहरे से ही लगता है कि शादीशुदा जोड़ी है। चेन्ना के पिता ने ये सुनकर शराब का गिलास उठाया। शराब पियो, शराब पियो, सब शराब के गिलास में है। कतार ने ये सुनकर गिलास टकराया और जवाब दिया, आओ अंकल, मैं तुम्हें एक गिलास देता हूँ। समय तेजी से बीता। 15 मिनट बाद शेनुआन चेन्ना के घर पहुंच चुका था। उसे इतनी सारी चीजें ले जाते हुए देखकर चेन ने पूछा, शेनुआन, तुमने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी? शेन युआन मुस्कुराया, अंकल और आंटी से पहली बार मिलने आ रहा हूँ, फल कैसे नहीं लाऊं? चेन्ना की माँ ने फिर पूछा, नाना, ये कौन है? बिना किसी झिझक के शेनुआन ने चीजों का ढेर चेन्ना की माँ को पकड़ा दिया। नमस्ते आंटी, मैं चेन्ना का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम शेनुआन है। मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है, मुझे उम्मीद है आप स्वीकार करेंगी। ये शब्द सुनते ही पूरा कमरा खामोश हो गया। क्यूईटीओ अवाक था। आंटी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, सच में? नाना, तुम क्या कह रही हो? उसके पिता ने आश्चर्य से मुंह खोला, हकलाते हुए, बॉयफ्रेंड, मैंने तुम्हें कभी बताते हुए नहीं सुना। उसकी माँ ने भी हैरान होकर आंखें चौड़ी कर लीं। क्या? नमस्ते के बाद शेनुआन ने उपहार के बक्सों का ढेर मेज पर रख दिया। चमकती हुई सोने की अंगूठियों और गहनों का ढेर देखकर चेन्ना की माँ ने विनम्रता से कहा, शेनुआन, आपका आना बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी भेंटें क्यों लाए? आप बहुत ज्यादा विनम्र हैं। शेन युआन मुस्कुराया, आप दोनों के साथ विनम्र होने की हिम्मत नहीं है। नाना मेरी गर्लफ्रेंड है, हम सब अब परिवार हैं। बैठे बैठे और बक्से में रखी चीजों को देखकर चेन्ना के माता पिता की आंखें चमक उठीं। वे अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहे थे, हकलाते हुए, इतना सारा, कितना खर्चा हुआ? शेन युआन मुस्कुराया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 300,000 के करीब। ये शब्द सुनते ही चारों लोग एक साथ चिल्लाए, करीब 300,000। अपने मन में उन्होंने सोचा, क्या ये कोई इंसान कर सकता है?